हेलो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, ये हमारा पहला चैप्टर है, मतलब कि पत्ते पौधों के भोजन बनाने का कारखाना। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप लोगों को उसमें का कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है, वो हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप लोग इसको अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसको क्लीन कर देते हैं। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और ये पूरा वर्डिंग अपने आप लिख लीजिएगा कॉपी में। तो इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला पॉइंट है हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला चीज, पौधा में भोजन बनाने का सबसे मेन काम होता है पत्ता का। उसमें का जो पत्ता होता है पौधा का, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, यानी कि पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का रोशनी और क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके खाना बनाता है। और इस तरह से पत्ता जो है अपना पूरा पेड़ पौधा के लिए खाना बनाता है, जिसके बाद वो खुद उसको खाता भी है। तो हम इसी चीज़ को, हमारा पहला पॉइंट को बोर्ड पे नोट कर रहे हैं, जिसको भी आप लोग अपना नोटबुक में जरूर नोट कीजिएगा। हाउ डू प्लांट्स मेक फूड। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका ये रहा आंसर, ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। Green leaves prepares food for plants in the presence of sunlight chlorophyll with the help of carbon dioxide and water। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, पौधा में हरा पत्ता होता है। हरा पत्ता ही मुख्य स्रोत होता है भोजन बनाने का। पौधा में हरा पत्ता में छोटा छोटा स्टोमाटा होता है, छोटा छोटा छेद, जिससे कि अपना गैसेस एक्सचेंज करता है। जब गैस को अपने में आने देता है, फिर हमको ऑक्सीजन दे देता है। इसमें क्या होता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये चारों का इस्तेमाल करके पत्ता अपना भोजन बनाता है और पूरा पेड़ को खिलाता है, जिससे पेड़ ग्रो कर पाता है, पेड़ उग पाता है, बड़ा पाता है। जैसे एक स्ट्रक्चर में बना देते हैं।
ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं एक पौधा का। एक पौधा अपना भोजन किस प्रकार बनाएगा। ठीक, ये देखिए ये पौधा है, इसमें ये पत्ता है, पत्ता के अंदर क्लोरोफिल होता है। यहाँ से इस पौधा को सूर्य का रोशनी मिल रहा है, क्लोरोफिल, सूर्य का रोशनी, पानी, और ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर के एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, जिस इन चारों का इस्तेमाल करके पत्ता भोजन तैयार करता है और पूरा पेड़ पौधा को खिलाता है, जिससे कि पेड़ पौधा विकास करता है। और इसके बाद, इस प्रक्रिया के बाद वो बाहर हम लोग को ऑक्सीजन देता है, जिससे कि हम लोग सांस लेते हैं और जीवित रह पाते हैं। इस तरह से हमारा पहला टॉपिक हाउ डू प्लांट्स मेक फूड खत्म हुआ। अब हम लोग उसको क्लीन कर देंगे। ये जितना भी हम नोट्स लिखवा रहे हैं अपना कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा और इसको रिवाइज बार बार करते रहिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी कि एक पत्ता के भाग, एक पत्ता के कितने अंग होते हैं, इसके बारे में। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, पार्ट्स ऑफ अ लीफ। पार्ट्स ऑफ अ लीफ, एक पत्ता के कितने अंग होते हैं, पत्ता के अंग। तो इसका सबसे पहला पार्ट होता है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड होता क्या है, द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी कि पत्ता का जो सबसे चौड़ा और सबसे सपाट भाग होता है उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड का हिंदी होता है पत्ता का धार। अगला पार्ट होता है स्टाक। स्टाक का हिंदी होता है डंठल। और डंठल क्या होता है, तो वो होता है द पार्ट दैट अटैचेस ए लीफ टू द स्टीम। डंठल उसको आता है पत्ता का वैसा भाग को कहा जाता है जो कि तना से पत्ता को जोड़ने में मदद करता है। तना से पत्ता को जोड़ने वाला जो मदद करता है उसको स्टाक कहा जाता है, लेकिन डंठल। और उसका तीसरा पार्ट होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा का हिंदी होता है रंध्र, स्टोमाटा। और स्टोमाटा होता क्या है, द लीफ हैज मेनी पोर्स एट द lower end and is known as स्टोमाटा। पत्ता के सबसे नीचे भाग पर छोटा छोटा छेद मौजूद होता है, बहुत सारा छेद, बहुत सारा, जिससे कि गैस अंदर की ओर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में ले लेता है और ऑक्सीजन हम लोग को एनवायरमेंट में दे देता है, जिससे कि हम लोग सांस ले पाते हैं। तो उसी पत्ता, उसी छेद को, जो छोटा छोटा छेद मौजूद होता है पत्ता के सबसे निचला भाग है, उसको कहा जाता है स्टोमाटा, रंध्र। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट होता है बीन्स। बीन्स का मतलब नसें। जैसे हम लोग की बॉडी में शरीर में होता है ना नसें, बहुत सारा नस, उसी तरह से पत्ता में भी होता है बहुत सारा नस। अब नस क्या होता है, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स that runs through a leaf are called veins. These helps to carry water and minerals, water and minerals to leaves. नस उस चीज को कहा जाता है पत्ता में, नस होता है नली की तरह
कुछ बनाया हुआ, पत्ता के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या होता है नली की तरह, नली पतला सा छेद पाइप की तरह जो कि पूरा पत्ता में फैला होता है। वो नली क्या मदद करता है कि पत्ता में पानी और मिनरल्स पहुंचाने में मदद करता है। अब जैसे कि हम यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हो गया एक लीफ, ठीक, ये हो गया व्हील्स। अब देखिए इसमें दिखाते हैं कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ है। पत्ता का ये जो भाग होता है इसको कहा जाता है स्टार्क। ये वैसा पार्ट होता है जो कि पत्ता को पेड़ का तना से जोड़ने में मदद करता है ना। इसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। पत्ता का धार जो पतला सा नुकीला भाग होता है, पतला सा सपाट भाग, इसको कहा जाता है नस, जो भी हम यहाँ पढ़ा रहे थे व्हील्स, है ना। स्टार्क, व्हील्स, लीफ ब्लेड। और इसमें एक और अंग होता है जिसका नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा बोले तो बहुत छोटा छोटा होता है, इसको आप सीधा आंख से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पत्ता का निचला का छोर पे छोटा छोटा छेद होता है जिसको कहा जाता है स्टोमाटा। यहीं से ये अपने में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और बाहर में ऑक्सीजन दे देता है। इस तरह से हमारा दूसरा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक की ओर। हमारा जो तीसरा टॉपिक है उसका नाम है फंक्शंस ऑफ अ लीफ। एक पत्ता का कार्य, यानी कि पत्ता क्या क्या काम करता है, पेड़ का पत्ता क्या क्या काम करता है। ये क्या है, ये है हमारा तीसरा टॉपिक। ये हमारा तीसरा टॉपिक फंक्शंस ऑफ ए लीफ। एक पत्ता के कार्य, एक पत्ता क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला काम करता है कि वो इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। पत्ता पूरा पौधा के लिए भोजन बनाता है, ये उसका पहला काम हो गया। दूसरा काम ये भी करता है कि इट हेल्प्स द प्लांट्स taking carbon dioxide and give out oxygen through स्टोमाटा। पत्ता का दूसरा काम ये होता है कि ये अपने में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है जो कि बाहर मौजूद होता है। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड वो खुद में ले लेता है और अपने में से ऑक्सीजन हम लोग को दे देता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं और जीवित रह पाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने चौथे टॉपिक की ओर। हमारा चौथा टॉपिक का नाम है हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। जो पौधा होता है वो अपना भोजन का उपयोग किस किस तरह से करता है, क्या करता है वो अपना खाना जो बनाता है उसका क्या करता है। हम लोग जो खाना बनाते हैं उसको खाते हैं और हम लोग में एनर्जी आता है, तो उसी तरह से पौधा जब खाना बनाता है तो उस खाना का क्या करता है हम लोग अपने चौथे टॉपिक में यही जानेंगे। चौथा टॉपिक है हाउ डू प्लांट्स यूज देयर फूड। कैसे कैसे यूज करता पौधा अपना खाना का। पहला है some plants नहीं, some plants uses their food to get energy
to perform some activities like photosynthesis। पौधा जो होता है वो अपना भोजन का इस्तेमाल करता है अपने में एनर्जी लाने के लिए, ताकि वो भी कुछ काम कर सके, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। वो अपना भोजन का इस्तेमाल करता है जिससे कि उसमें एनर्जी आ जाए और वो फिर से प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया को पूरा कर सके। जैसे कि फिर अपना खाना बनाएगा, फिर खाएगा, फिर उसी खाना का इस्तेमाल करेगा, फिर खाना बनाएगा, फिर खाएगा, इस तरह से। और इस तरह से पौधा जीवित रहता है। दूसरा काम क्या होता है कि some part of the food is used for the growth of the plant। कुछ खाना का इस्तेमाल वो कर लेता है फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया को पूरा करने में, कुछ खाना का इस्तेमाल कर लेता है अपना विकास में, जिससे कि पौधा छोटा होता है, खाना का इस्तेमाल करते करते वो बड़ा हो जाता है। इस तरह से खाना का दो तरह से उपयोग करता है, एक प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया को पूरा करने में, और दूसरा काम होता है कि वो अपना मतलब बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है, इस्तेमाल करता है अपना खाना का। इस तरह से हम लोग का चौथा टॉपिक समाप्त हुआ। हम लोग क्लिक करेंगे इसको और बढ़ेंगे अपने 5वें टॉपिक की ओर। हमारा 5वां टॉपिक है सम अनयूजुअल प्लांट्स, यानी कि कुछ विचित्र पौधे जो दिखने में भी अलग हो थोड़ा, और थोड़ा उसका कार्य भी अलग हो नॉर्मल पौधा के मुकाबले, वो थोड़ा अलग काम करता हो, अलग तरीके से जीवित रहता हो। तो हमारा 5वां टॉपिक है क्या, सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ विचित्र पौधे। पहला है उसमें नॉन ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स यानी कि वैसे पौधे जो कि हरे नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ और जान लें। सम प्लांट्स लाइक मशरूम्स इज नॉट हैव chlorophyll, so they are known as non-green plants. They feed upon dead and decaying ऑर्गेनिक मैटर। नॉन ग्रीन प्लांट्स का मतलब होता है वैसे पौधे जो हरे नहीं होते हैं। तो कुछ पौधा होता है जैसे कि मशरूम, मशरूम देखे होगा आप लोग, मशरूम उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी मदद से हम बताए थे कि पौधा खाना बनाता है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण उसमें हरा रंग नहीं आ पाता है। इसलिए वैसा पौधा को यानी कि मशरूम को ऐसा पौधा कहा जाता है जो कि हरा नहीं होता, ठीक है। ये सब जो मशरूम होता है ये सब खाना बनाता नहीं है, ना किसी चीज़ का इस्तेमाल करता, ना सूर्य का रोशनी का। मशरूम मरा हुआ चीज़ को खाता है, जैसे मरा हुआ किसी का लाश होगा, कोई जानवर मर गया होगा, तो उससे उससे उसकी मदद से मशरूम जो है अपना भोजन करता है और खाता है और जीवित रहता है। अब जो हमारा सम अनयूजुअल प्लांट्स में दूसरा भाग है उसका नाम है डेजर्ट प्लांट्स, यानी कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा। आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैक्टस। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो कि रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैक्टस इज द मोस्ट कॉमन डेजर्ट प्लांट। They have thorns over them. They prepare their
यानी कि रेगिस्तान में पाया जाने वाला पौधा। हम लोग सब जानते हैं सबसे ज़्यादा रेगिस्तान में कौन सा कैक्टस पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है कैक्टस। ऐसा पौधा है जो कि रेगिस्तान में मुख्य रूप से बहुत दूर दूर तक बहुत सारा मौजूद रहता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें पत्ता नहीं होता है, इसमें पत्ता के जगह पे कांटा मौजूद होता है, कांटा, नुकीला नुकीला कांटा। अब ये लेकिन अपना खाना फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया से ही बनाता है, जैसे कि हम स्टार्टिंग में बताए थे, सूर्य की रोशनी की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। उसी तरह से कैक्टस भी अपना खाना बनाता है, खाता है और जीवित रहता है। अब हमारा जो सब अनयूजुअल प्लांट्स है उसमें का तीसरा है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कीट भक्षी पौधे, मतलब कि वैसा पौधा जो कि कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। सम प्लांट्स अट्रैक्ट, कैप्चर, kill and digest insects. Such plants are known as insectivorous plants. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मतलब हो गया कीट भक्षी पौधे, यानी कि वैसे पौधे जो कि कीड़ा मकोड़ा खाते हो। तो ऐसा पौधा इस तरह का होता है कि जो कीड़ा खाने वाला पौधा होता है वो कीड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि कुछ उसमें से स्मेल निकलता है, सुगंध निकलता है, जिसकी मदद से कीड़ा उसकी तरफ खींचा चला आता है। उसके बाद फिर उसको पकड़ता है और अब खा पी के पचा जाता है उसको। इस तरह से ये अपना भोजन करता है और इस तरह से कीड़ा खाने वाला पौधा को कीट भक्षी पौधा यानी कि कीड़ा खाने वाला पौधा कहा जाता है। ठीक है, हम लोग का यह 5वां टॉपिक खत्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे अपने 6ठे टॉपिक की ओर। नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा और अपना कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हमारा जो 6वां टॉपिक है वो है एनर्जी फ्लो इन लिविंग बीइंग्स, यानी कि जो जीवित वस्तु होता है, जीवित वस्तु जैसे कि इंसान, पौधा, कीड़ा, जानवर, पक्षी, ये सब जो भी जीवित वस्तु होता है या प्राणी होता है, इसमें ऊर्जा कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे ये सब एनर्जी अपने में लेता है। ठीक है, हमारा 6वां टॉपिक है एनर्जी फ्लो इन लिविंग बीइंग्स। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर all living things on earth. Green plant obtains their energy from sun. Herbivorous animals eat green plants and obtains their energy. Carnivorous animals eat
herbivores animals and obtains their energy thus energy flow in living things। तो जैसा कि हम पहले बताते हैं कि पौधा जो अपना एनर्जी है वो कहाँ से लेता है, मुख्य रूप से सन से लेता है, सूर्य से। ठीक, सूर्य एक ऐसा स्रोत है जिससे कि पृथ्वी पर जितना भी प्राणी मौजूद है, जितना भी चीज मौजूद है, सबसे ज्यादा ऊर्जा सूर्य से मिलता है। तो सूर्य से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलता है पौधा को, पौधा सूर्य से ऊर्जा लेता है। फिर उसी पौधा को घास खाने वाला जानवर जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स वो उस पौधा को खा लेता है। हर्बीवोरस एनिमल्स में जैसे कि गाय, बकरी, बैल, ये सब क्या करता है, पौधा को खा लेता है और अपना एनर्जी उसका एनर्जी अपने लिए लेता है। फिर उन हर्बीवोरस एनिमल्स को खाता कौन, उन हर्बीवोरस एनिमल्स को खाता है कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी, ये सब उन हर्बीवोरस एनिमल्स को खा लेता है और इस तरह से एनर्जी को हर्बीवोरस एनिमल्स में से खुद में ले लेता है। इस तरह से जो एनर्जी है, ऊर्जा है, एक प्राणी से दूसरे प्राणी में आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक ये समझ में आ गया। अब देखिए एक लिखकर समझा देते हैं, इसको अपना नोटबुक में नहीं निकालिएगा, प्लांट से जाता है, इसको अपना कॉपी में नहीं निकालिएगा, सिर्फ समझने के लिए। प्लांट से जाता है किसमें, हर्बीवोरस एनिमल्स में। अब हर्बीवोरस एनिमल्स से जाता है कार्निवोरस एनिमल्स में, है ना। सबसे पहले एनर्जी सूर्य से प्लांट लेता है, प्लांट से चला जाता है घास खाने वाला जानवर में से गाय, बकरी, बैल। फिर उन गाय, बकरी, बैल को कौन खा लेता है, मांस खाने वाला जानवर जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी, भालू, ये सब खा लेता है और इस तरह से एनर्जी कार्निवोरस एनिमल्स में चला जाता है। तो ये था हम लोग का एनर्जी फ्लो इन लिविंग बीइंग्स। हमारा छठा टॉपिक खत्म हो चुका है, हम लोग बढ़ेंगे अपने सातवें टॉपिक की ओर। हमारा सातवां टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जानवरों में आपस में निर्भरता, कैसे पौधा और जानवर एक दूसरे पर निर्भर करता है। ये हमारा सातवां टॉपिक। तो सातवां टॉपिक राइट करेंगे, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि पौधों और जानवरों में निर्भरता, एक से दूसरे पर कौन कैसे निर्भर करता है, इसके बारे में लिखेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट on each other. Plants are eaten away by animals as food. Plants also give oxygen to animals to breathe. Also, animals gives carbon
डाइऑक्साइड टू प्लांट्स टू prepare their food। ठीक है, ये था इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जानवरों में आपस में निर्भरता है। कैसे पौधा जानवर पर निर्भर करता है और कैसे जानवर पौधा पर निर्भर करता है। मतलब कि पौधा किस तरह से मदद करता है कि जानवर जिंदा रहे और जानवर किस तरह से मदद करता है कि पौधा जिंदा रहे। सबसे पहले तो प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, बताया वैसे ही। प्लांट जो है, पौधा जो है उसको जानवर खा लेता है, जानवर खाता है तो उससे उसको एनर्जी मिलता है और जीवित रहता है। फिर और पौधा जो है वो जानवरों को ऑक्सीजन देता है ताकि वो सांस ले सके। हम लोग भी सांस लेते हैं पौधा की मदद से। और बदले में जो जानवर होता है वो पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड देता है जिससे कि वो अपना खाना बना पाता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को जीवित रखने में मदद करता है और दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहता है। ये था हम लोग का 7वां टॉपिक, 7 टॉपिक। अब हम इसको क्लीन कर देंगे और बढ़ेंगे अपने 8वें टॉपिक की ओर। हमारा 8वां टॉपिक है बैलेंस इन नेचर, यानी कि प्रकृति में संतुलन। प्रकृति कैसे संतुलित रहता है, कैसे कैसे सब काम बराबर बराबर ढंग से होता है जिससे कि सारा प्राणी जीवित रहता है। इस टॉपिक में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है ए बैलेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट इज एसेंशियल इन नेचर if there is sudden increase in the number of animals, then plants will not supply sufficient food and oxygen to animals. Similarly, if there is sudden increase in the number of animals, then animals sorry यहाँ पे animals में plants होगा। If there is sudden increase in the number of plants, then animals will not supply sufficient carbon dioxide to plants। ये था हमारा 8वां टॉपिक का इतना बड़ा नोट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि बैलेंस इन नेचर, प्रकृति में संतुलन किस तरह से बना रहता है, इसमें हम लोग उसी का स्टडी करना था।
ए बैलेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों और जानवरों में जो संतुलन होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। सबसे ज़्यादा संतुलन पौधों और जानवरों में होता है, जिसके कारण सारा प्राणी जीवित रहता है। अगर जानवर ज़्यादा बढ़ जाता है और पौधा का संख्या कम हो जाता है तो जानवर को पौधा जो है ऑक्सीजन बराबर मात्रा में दे नहीं पाएगा, है ना, ऑक्सीजन उसको पहुंचेगा नहीं, जिसके कारण जानवर जो है वो मारा जाएगा, वो मर जाएगा क्योंकि सांस नहीं ले पाएगा। ठीक, अगर उसी तरह उल्टा हुआ, अगर पौधा का आबादी ज़्यादा बढ़ गया और जानवर का आबादी कम हो गया तो जानवर क्या है, बराबर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा को नहीं दे पाएगा, जिस कारण पौधा अपना खाना नहीं बना पाएगा और इससे पौधा भी मर जाएगा। इस तरह से पौधा का भी संख्या बराबर होना चाहिए, जानवर का भी संख्या बराबर होना चाहिए, जिस तरह से हम लोग का प्रकृति जो है संतुलन में बना रहता है। तो इस तरह से हमारा जो आज का टॉप चैप्टर था लीव्स द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, इसका सारा जो लेक्चर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद। इसी के साथ साथ आप लोग जितना भी समझ सकते हैं समझ लीजिएगा इससे, और इसके साथ साथ बुक्स को जरूर पढ़िएगा। आपके पास जो किताब मौजूद है उसको जरूर पढ़िएगा, उसमें से फिर कुछ ना समझ में आए तो मेरा लेक्चर सुन लीजिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग HW भी लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट HW है। यह हमारा HW पहला है टिक द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जो आपके बुक में ऑब्जेक्टिव होगा उसको टिक कर लीजिएगा। दूसरा टिक द क्वेश्चन आंसर, दूसरा टिक द क्वेश्चन आंसर, और तीसरा है रिवीजन ऑफ नोट्स। तो ये रहा हमारा होमवर्क, इसको आप लोग जरूर पूरा कर लीजिएगा। जो नोट्स दिए हैं उसको आप लोग रिवाइज करते जाइएगा। अपने बुक में जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको भी टिक कर लीजिएगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी टिक कर लीजिएगा। और बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, तभी आप लोग ज़्यादा अच्छा समझ पाइएगा। धन्यवाद।